जय हिंद दोस्तों। जैसे कि आपको मालूम है कि हम यूपी पीसीएस 2025 के लिए हिस्ट्री की सीरीज़ शुरू किए हैं, जिसमें हम उत्तर वैदिक काल पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने उत्तर वैदिक काल में राजनीतिक स्थिति नहीं देखी थी, सामाजिक स्थिति और ऋग वैदिक काल के बारे में थोड़ा बहुत हमने देखा था। आज हमको राजनीतिक स्थिति देखेंगे और कुछ प्राचीन नाम देखेंगे, इस नदियों को देखेंगे, कृषि के पुराने नाम देखेंगे, प्राचीन में क्या थे, आधुनिक क्या थे, इनके बारे में हम देखेंगे। फिर आगे की क्लासों में हम आर्थिक स्थिति और धार्मिक स्थिति के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम देखते हैं राजनीतिक स्थिति। तो जैसे अब राजनीतिक स्थिति देख रहे हैं, पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ और राष्ट्र शब्द का उदय, मतलब राष्ट्र शब्द का भी उदय हुआ जो प्रदेश का सूचक था। मतलब क्या है? मतलब ये है कि जैसे जो पहले कबीले पर शासन करने वाले लोग थे, अब उनको राजा कहा जाने लगेगा। अब राजा उनको कहा जाने लगेगा। तो जो कई कबीले जहाँ मिल के रहा करते थे, अब उन्हीं को मिला के एक राज्य कहा जाएगा। उन्हीं कबीलों को मिला के अब उन पर जो शासन करेगा वो एक राजा कहा जाएगा। और जो मतलब जो कबीलों का जो संगठन है उसको प्रदेश कहा जाता था। अब उसको क्या कहा जाने लगेगा? राष्ट्र कहा जाने लगेगा। उसी उसी संगठन को जहाँ कई लोग मिलके रहते थे, कई कबीले मिलके रहते थे, उनमें से एक क्या करेगा? अब शासन करेगा, जिसको राजा कहेंगे। और उस जो क्षेत्र था उसको प्रदेश कहा जाता था, अब उसको क्या कहने लगेगा? राष्ट्र कहा जाने लगेगा। यहाँ राष्ट्र शब्द उस प्रदेश के लिए यूज़ किया गया है। और दूसरा पॉइंट है कि राजा की जो उत्पत्ति का सिद्धांत है, अब उसको दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत से जोड़ा जाने लगेगा। ये एक तरीके की समझ लीजिए, हम एक्सेप्टेंस होती है, मतलब कि हम स्वीकृति प्रदान करते हैं कि हाँ है, कि इसको तो भगवान ने, मतलब देवी देवताओं ने इसको जो है राजा बनाया है। इसको हमारा जनता क्या सोचती है कि देवी देवताओं ने इसको हमारे ऊपर शासन करने के लिए भेजा है। मतलब जो राजा का पद है उसको उसको किससे स्वीकृति मिल रही है? किसी इंसान से नहीं, स्वयं भगवान या देवी देवताओं से उसकी स्वीकृति मिलने लगेगी। और इसका उल्लेख हमें मिलता है, इसका उल्लेख हमें ऐतरेय ब्राह्मण में देखने को मिलता है कि राजा की दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत हमें ऐतरेय ब्राह्मण में देखने को मिलता है। तो दैवीय उत्पत्ति क्या है कि एक तरीके से स्वीकृति है अपने पद की, किसी ब्राह्मण क्षत्रिय किसी से भी नहीं लेना, सीधे देवी देवताओं से। इससे जनता में भी संतोष होगा कि इसको तो हम भगवान ने भेजा है हमारे ऊपर शासन करने के लिए, ये जो करेगा वही सही रहेगा। अब तीसरा क्या हो जाएगा? जो राजतंत्रात्मक शासन बढ़ेगा, मतलब राजतंत्रात्मक शासन और मजबूत होगा। और जो राजा का पद है वो वंशानुगत हो जाएगा, क्योंकि उसको देवी उत्पत्ति का सिद्धांत मिल रहा है, देवी सिद्धांत है मतलब। तो इसलिए क्या होगा कि जो राजा का पद है वो वंशानुगत हो जाएगा। अब जैसे आपको ऋग वैदिक काल ने बताया था कि सभा समिति नाम की संस्थाएं होती थी जो राजा का निर्वाचन या राजा को सलाह देती थी। और विदग जो सबसे प्राचीन संस्था थी, वो उनका क्या होगा? जो विदग है वो इस समय आके पूरे तरीके से ख़त्म हो जाएगी उत्तर वैदिक काल में। और जो सभा और समिति हैं उनका क्या होगा? प्रभाव उनका क्षीण हो जाएगा, मतलब उनके प्रभाव में कमी आएगी। सभा क्या करती थी? मैंने आपको बताया था, सभा में श्रेष्ठ और संभ्रांत लोग रहते थे। और समिति क्या करती थी? समिति में आम जनता रहती थी जो राजा का निर्वाचन और उसको परिचित करने का कार्य करती थी। अब क्या होगा? दोनों में प्रभाव में कमी आएगी, क्योंकि राजा का तो जो उत्पत्ति सिद्धांत है वो देवी हो गया और वंशानुगत हो गया। तो अब जाहिर सी बात है राजा का बड़ा बेटा या छोटा बेटा राजा बनेगा। तो अब निर्वाचन और पदच्युत की तो बात ही खत्म हो गई। तो प्रभाव में क्या होगा? क्षीणता आ जाएगी। सभा में स्त्रियों का प्रवेश वर्जित हो जाएगा, क्योंकि सभा क्या थी? श्रेष्ठ और संभ्रांत लोगों की संस्था हुआ करती थी। तो श्रेष्ठ और संभ्रांत लोगों में स्त्रियों का प्रवेश वर्जित है, जबकि समिति में अभी भी स्त्रियों का प्रवेश हो सकता था। राजा का जैसे आप समझिए कि राजा का, जब जैसे आपने सुना होगा राजसूय यज्ञ के बारे में,
तो राजा का जो राज्याभिषेक होता था वो राजसू यज्ञ के द्वारा संपन्न होता था, जिसका वर्णन हमें कहाँ मिलता है? शतपथ ब्राह्मण में मिलता है, जिसमें राज्याभिषेक यज्ञ मतलब जो विभिन्न विभिन्न कबीले थे, मतलब एक राष्ट्र तो था नहीं उस समय, कई कबीले मिले, उनको क्षेत्रीय राज्य, मतलब वो क्षेत्रीय राज्य थे, मतलब क्षेत्रीय राज्य के प्रकार के थे, जिनको क्या कहते थे? प्रदेश कहते थे। उन्हीं प्रदेशों का क्या हो गया? राष्ट्र नाम बन गया। अनेक राष्ट्रों के जो कभी राजा थे वो आते थे उस राजसुयज्ञ में, राजा के राज्याभिषेक में, क्योंकि अब अनेक राजा होंगे ना, क्योंकि अनेक छोटे छोटे राज्य होंगे, क्षेत्रीय राज्य, जो राष्ट्रीय शब्द के, जो राष्ट्र शब्द का जिनका सूचक है, उनके अनेक राजा होंगे, तो राज्याभिषेक या राजसूय में आएंगे, जिनका वर्णन कहाँ किया गया है? शतपथ ब्राह्मण में किया गया है। अब एक यजुर्वेद है, यजुर्वेद में राजा के उच्च अधिकारियों, पदाधिकारियों को वर्णन किया गया है यजुर्वेद में, कि राजा के मंत्री कौन है, सेनापति, इन सब के बारे में कहा गया है। और वो 12 प्रकार के होते थे, जिनको कहा जाता था? रत्नी कहा जाता था। उन अधिकारियों को रत्नी कहा जाता था, और उसका वर्णन हमें शतपथ ब्राह्मण में देखने को मिलता है उन रत्नियों का। तो जो 12 प्रकार के रत्नी थे उनको शतपथ ब्राह्मण में उनका वर्णन मिलता है। इसमें कौन होते थे? राजा के संबंधी होते थे, मंत्री होते थे, विभागाध्यक्ष होते थे, दरबारी गण आते थे, तो ये सारे रत्नी होते थे, जो ये 12 प्रकार के थे। अब कर की बात करें तो जैसे आपको ऋग्वेद में पता है कि बलि एक स्वैच्छिक कर था, कि कहीं कुछ उत्पादन हुआ, उसमें से जनता ने अपने स्वेच्छा के हिसाब से जिसको जैसा देना होता था, थोड़ा थोड़ा जो बलि का मुखिया होता था उसको, वो बलि कह रहे हैं सॉरी, जो कबीले का मुखिया होता था उसको देते थे, उसको बलि कहते थे कर को। अब उत्तर वैदिक काल में क्या होगा? बलि एक नियमित कर बन जाएगा, बलि एक नियमित कर बन जाएगा, जो क्या होगा? उपज का, मतलब जितना भी आप उपजाएंगे उसका 1/16 भाग क्या राजा को कर के रूप में जाएगा, 1/16 भाग। और राजा क्या होगा? न्याय का सर्वोच्च अधिकारी होगा राजा, राजा ही न्याय करेगा, कोई न्यायाधीश नहीं है वहाँ पे, राजा ही न्यायाधीश के रूप में है। इसमें ब्राह्मण को मृत्युदंड नहीं दिया जाता था उस समय, ब्राह्मणों को मृत्युदंड नहीं दिया जाता था, और कोई सजा दे देंगे मगर मृत्युदंड नहीं देंगे। अब आगे हम बढ़ें तो इसमें हमने क्या देखा कि राजनीतिक स्थिति हमने इसकी देख ली, कि हमने यतरे ब्राह्मण, यजुर्वेद, इन सब की चीज़ों को देखा। इसको हम एक जगह मैं आपको लिख के बता दूंगा, पूरा समझा दूंगा कि ऋग्वेद के कौन कौन से ब्राह्मण ग्रंथ है, या ये है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, 4 प्रकार के हमारे वेद हैं, उनमें क्या क्या है वो मैं आपको एक जगह लिख के समझा दूंगा पूरा। हमारी अब क्या बचता है? आर्थिक स्थिति और धार्मिक स्थिति हमारी बचती है, इसको हम आगे वाली क्लास में देखेंगे। अब हम देखते हैं क्या ऋग्वेदिक काल की प्राचीन नदियाँ, जो मैंने आपको कहा था कि मैं आपको बताऊंगा। तो हम लोग ऐसे थोड़े थोड़े प्राचीन नदियों के नाम और कृषि के नाम आज देखेंगे। कल हम देखेंगे विभिन्न जो होते थे राजा के दरबार में, विभिन्न जो रत्नी होते थे उनका क्या क्या नाम था, और मतलब प्राचीन नाम सारे हम, और जिसका आधुनिक नाम है वो हम पूरा देख ख़त्म करेंगे। इससे क्या है कि एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं कथन कारण में, तो हमारा एक भी क्वेश्चन गलत ना हो, इसलिए हम पूरी तरीके से उत्तर वैदिक काल और ऋग वैदिक काल ख़त्म करेंगे। तो अब हम आगे क्या देखने जा रहे हैं? प्राचीन नाम किसके? नदियों के, जिसमें पहला नाम क्या है? परूसणी। परूसणी का आधुनिक नाम क्या है? आज के समय में देखें रावी, पंजाब साइड में जो रावी है उसका नाम क्या है? परूसणी प्राचीन नाम था। शत्रुदी का आधुनिक नाम क्या है? सतलज है। अस्किनी का चेनाब, वेतस्ता का झेलम, सब वो देखिए ऊपर साइड सिंधु नदी के आसपास का एरिया, जम्मू कश्मीर, पंजाब, इन साइड का पूरा एरिया है, क्योंकि इसी में आके पहले बसे थे। विपाशा का व्यास नाम है, गोमती का गोमल, कुंभ और कुंभा का काबुल, सतानीरा का गंडक, कुमु का कुर्रम, सिंधु का इंडस। सिंधु का क्या नाम है? इंडस नाम है। तो ये प्राचीन नाम है नदियों के।
और कृषि से संबंधित प्राचीन नाम हम देख लेते हैं। तो कृषि के में जो पहले कहा जाता था उर्वरा, उर्वरा किसको कहते थे? उपजाऊ भूमि को कहते थे उर्वरा। उर्वरा उपजाऊ भूमि, जैसे हम कहते हैं उपजाऊ भूमि, उसको उर्वरा कहते थे वो लोग। लांगल और सीर क्या होता था? हल। हल को क्या कहते थे? लांगल और सीर। और हल से जो जोतते थे, जो रेखाएं बनती थी, उसको क्या कहते थे? सीता। जो जोतेंगे, जो रेखाएं बनेंगी, उसको सीता कहेंगे। और हल को क्या कहेंगे? लांगल और सीर। वृक्क क्या है? बैल। वृक्क का नाम बैल है। करीस, करीस गोबर की खाद थी। सीता हल की बनी नालियाँ, देखिए मैंने बताया ना, सीता हल की बनी नालियाँ थीं। कीवांश क्या है? हलवाहा। पर्जन्य बादल को कहते थे, पर्जन्य बादल को कहते थे। भिषज वैद्य, भिषज कौन था? वैद्य था। कुशीद ऋण लेने व बलि देने की प्रथा थी। कुशीद क्या था? ऋण लेने व बलि देने की प्रथा थी कुशीद। तो मैंने आपको कृषि से संबंधित प्राचीन नाम बताया, ऋग्वैदिक कालीन के प्राचीन नाम, आधुनिक नाम बताया, और राजनीतिक स्थिति बताई। कल हम आर्थिक स्थिति और धार्मिक स्थिति पढ़ेंगे, और जो पुराने नाम हैं उनको भी देखेंगे, प्राचीन नाम क्या है, उनके आधुनिक नाम क्या है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।